नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज की चर्चा जो है वो नीतीश कुमार पर करेंगे, बिहार की राजनीति पर करेंगे और बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुआ है उसके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर, जो अब से कुछ दिनों में होने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे ज्यादा जो सोचने का विषय है, जो समझने की बात है, वो ये कि नीतीश कुमार आखिर पलटे क्यों, वो कौन कौन सी बड़ी वजह रही इसके पीछे, नीतीश कुमार के पलटने के पीछे। क्या इंडिया अलायंस के प्रति उनकी बेरुखी, या कांग्रेस की नीतीश कुमार के प्रति बेरुखी, या भारतीय जनता पार्टी का इन सब के बीच में एक कैटलिस्ट का रोल अदा करना। सब कुछ समझेंगे बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए डिस्कशन में। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से सरकार में हैं। पलटूराम कहा जा रहा है, भाजपा के भी लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पलट गए। तो क्या सच में नीतीश कुमार ही पलटे हैं क्या? नहीं, देखिए, इसमें तो हर व्यक्ति की निष्ठा पे सवाल उठना चाहिए। बीजेपी जो कि कह रही थी कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो आखिर दरवाजे क्यों खुल गए? और अचानक से तमाम नेता जो बिहार के राज्य से आते थे, बिहार राज्य से, वो तो इस कदर नाराज थे नीतीश कुमार से कि कितना कुछ कह जाते थे। वो भी कल मैं उनके बयान सुन रहा था, वो भी कह रहे थे ठीक है, देश के हित में, राज्य के हित में दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियां खोल दी जाती हैं, इस तरीके के बयान आने लगे। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति इसमें पलटा है। नीतीश कुमार पलटे हैं, बीजेपी पलटी है, आरजेडी पलटी है, हर वो नेता पलटा है जो बिहार राज्य की जनता को वायदा करके चुनाव लड़ा था और उसने मैंडेट को धोखा दिया है। तो हर व्यक्ति ने, आरजेडी भाई, जब उसको एक पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका था कि महागठबंधन की 15 वाली सरकार को छोड़ के चले गए थे नीतीश कुमार, तो ऐसे में जब दोबारा आते हैं तो आरजेडी भी एक तरीके से सोचिए उन्होंने किस तरीके से भरोसा किया। लेकिन एक बड़ी बात ये मैंने ऑब्जर्व जरूर की, आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी या फिर कोई भी जो सीनियर लीडरशिप आरजेडी की, किसी ने नीतीश कुमार के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दे आर वेटिंग फॉर ए गुड टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि सही समय का इंतजार किया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से इस पे बयान दिया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आरजेडी भी परिपक्व पार्टी, पहले के मुकाबले कुछ परिपक्वता दिखा रही है। पहले की तरह नहीं, इससे पहले जब छोड़ के गए थे तो उस समय आरजेडी की तरफ से बहुत से बयान सामने आए थे। तो हर व्यक्ति इस पूरे सिस्टम में, जिसने चुनाव में जनता ने जिसको वोट दिया उसके खिलाफ जाकर के लोगों ने गठबंधन बनाया, गठबंधन तोड़ा और अपना फायदा देखा है। मैं इसमें तीन जो की रोल अदा करने वाले जो तीन कहें लोग हैं, तीन पार्टियां हैं, तीन दल हैं, मैं उनकी बात करूंगा। नीतीश कुमार के रोल की बात हो रही है और बड़ी मुखरता से हो रही है कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं। बाकी के जो दो की रोल हमको समझ में आते हैं आरजेडी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी भूमिका कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक बड़ी भूमिका रही है। क्या नीतीश कुमार के लिए आसान रहा होगा कि एक पहले सारे विपक्षी दलों को वो जोड़ें और फिर उसके बाद में खुद ही पीछे हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये 19 दिसंबर को जब दिल्ली में अशोका होटल में बैठक होती है इंडिया अलायंस की, 19 तारीख की, हाँ आई रिमेंबर 19 तारीख को, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया जाता है अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी की तरफ से, कल ही जेडीयू के तमाम सीनियर नेताओं ने कहा कि एक साजिश के तहत ये किया गया था और कांग्रेस ने कराया था ये साजिश, ममता बनर्जी के जरिए कराया था ताकि खड़गे जी का नाम प्रस्तावित हो जाए और नीतीश कुमार बाहर हो जाए उस पूरे रेस से। तो कल ही जेडीयू ने साफ कर दिया कि उस दिन से ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें कोई गया नहीं, कोई पहुंचा नहीं। उसी के बाद से नीतीश कुमार एकदम खामोश हो गए, इंडिया अलायंस को लेकर के उनकी दिलचस्पी भी पूरी तरह खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अपनी भी इच्छा थी कि भाई उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया जाए, उनकी अपनी चाहत थी, उनकी अपनी लालच थी कि उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए रखा जाए। कांग्रेस ने, उनका आरोप है, उनकी पार्टी का आरोप है कि साजिश के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया। तो एक स्थिति ये बनी जहां पर वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के एक ट्वीट किया, हालांकि वो कांग्रेस पे नहीं प्रहार करते नजर आ रहे हैं, वो प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। उनका जो कल उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया उस पर वो
सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी खत्म कर दिया। हाँ, तो आप ये देखिए, बीजेपी ने अपना फायदा इसमें देखा है कि हमको जो पास्ट इलेक्शंस हुए हैं 14-19 में, अगर वैसे रिजल्ट्स लाने हो और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर हिंदी पट्टी के राज्यों में अगर हमको नतीजे लाने हो, तो बिहार से भी, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेट था, वहां से भी हमको अच्छे रिजल्ट्स। पिछली बार 39 सीटें आई थी 40 में एनडीए गठबंधन की। इस बार अगर ये नीतीश कुमार नहीं जुड़ते बीजेपी के साथ, तो कम से कम वो नतीजे तो नहीं आते, 99% जो रिजल्ट था वो तो नहीं हासिल होता। तो बीजेपी को ये लगता है कि उनका जो असली मकसद है अभी इस समय 2024 में केंद्र की सरकार बनाना, अच्छे बहुमत के साथ नंबर्स लाना, और इसीलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार के बारे में अब सबको पता चल गया है। जो भी उनसे हाथ मिलाएगा वो ये मान के हाथ मिलाएगा कि जितने दिन है इसमें अपना फायदा क्या है। प्रशांत किशोर का बीते दिनों एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर कोई नीतीश कुमार को जानता नहीं, समझता नहीं। जब वो 1.5 साल पहले आरजेडी के साथ गए थे, तभी मैंने कह दिया था कि उन्होंने जो खिड़की दिखती है, जो दरवाजे दिखते हैं, उसके अलावा एक अदृश्य सा रोशनदान उनके पास हमेशा रहता है। वो रोशनदान का जिक्र करते हैं। क्या अभी भी कोई रोशनदान बचा हुआ है नीतीश? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार सिर्फ अपने फायदे के लिए गए हैं। उसमें कौन सा बिहार राज्य का फायदा भाई? आपने कौन सा इसमें जनता का कौन सा फायदा है कि आप एक गठबंधन तोड़ते हैं, दूसरा बना लेते हैं? क्या आप इतने अपरिपक्व हैं 19 साल के शासन करने के बाद कि आपको यह नहीं दिखता कि अगर हम इनके साथ मिलेंगे तो ये नुकसान होगा? तो ऐसे में तो आपकी काबिलियत पे सवाल उठता। तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, अपनी पार्टी का, उनको ये डर था, पहला कांग्रेस से डर था कि साजिश के तहत उनका नाम इंडिया गठबंधन से बाहर किया जा रहा है प्रधानमंत्री के रस से। दूसरा, आरजेडी से उनको ये डर था कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बहुत मैच्योरनेस दिखा रहे थे, तेजस्वी बहुत मैच्योर दिख रहे थे इस बार अपने सेकंड टर्म में, और आरजेडी का विस्तार जिस तरीके से हो रहा था और जेडीयू के लोग ही उस तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाने लगे थे, तो उनको शक था, उनको डर था कि आरजेडी से उनको नुकसान हो रहा है। इसीलिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस का नाम लेकर अलग होते हैं और महागठबंधन से आरजेडी का नाम लेकर। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं अभिषेक जी, पिछली बार आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इस बार विधानसभा जब चुनाव हुआ तो मतलब विधानसभा में आरजेडी ठीक ठाक पोजीशन में थी। 79 सीटें आरजेडी के पास हैं, 78 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लोकसभा में बहुत अच्छा इनका प्रभाव नहीं है। इस बार की क्या स्थिति बनती हुई आपको दिख रही है? अगर नीतीश कुमार मान लीजिए अलग हो गए अलग, अब कौन बचा? अब राहुल, कांग्रेस बची और आरजेडी बची। इस सिचुएशन में बिहार की स्थिति आप 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा समय में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बिहार में। उनका ग्राफ गिरा है बीते सालों के मुकाबले। उनकी लोकप्रियता भी कम हुई है, लोगों ने उन पर ट्रस्ट लेवल भी उनका कम हुआ है। लेकिन अगर ये बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी का विन विन सिचुएशन है, एड ऑन है। सेम यही जेडीयू के साथ है कि जो उनका इंटरनल सर्वे था, जेडीयू के नेताओं ने कहा कि हमने अपना आकलन किया और हमको लगा कि हमको इस गठबंधन के साथ नुकसान हो रहा है। तो उनको भी पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो अच्छी सीटें मिलेंगी। लेकिन 2019 में जो 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत के आया था, मुझे लगता है कम से कम भले ही कितनी बड़ी लहर दिख रही हो इस समय मोदी जी की, या जो भी अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन बिहार में तेजस्वी एक चेहरे के रूप में जरूर है। मुझे लगता बात है तो ये कि तय इस है बार कि भारतीय जनता पार्टी कुछ की दिखाएगी। लहर कम से कम बिहार में अगर होती लहर, तो नीतीश के साथ जाना इतना आसानी से नहीं जाती भारतीय जनता पार्टी, जो पर्सनली मुझे लगता है। अब अगर लहर नहीं है तो फिर नुकसान है कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का बिहार में, आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल ये पता था जेडीयू को कि उनकी पार्टी टूट की कगार पर है, उनकी पार्टी का जनाधार कम हुआ है। बीजेपी को ये पता था कि इस महागठबंधन से लड़ करके वो नंबर्स नहीं लाए जा सकते। इन्हीं दोनों ने अपने फायदे के लिए हाथ मिलाया है। लेकिन इस बीच में एक समय में जो खत्म हो चुकी पार्टी थी, लालू यादव के जेल जाने के बाद, तमाम आरोपों के बाद, तेजस्वी यादव एक यूथ लीडरशिप ने अपनी बातों से, अपने वायदों से जिस तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने, उसका विश्लेषण बाद में कर सकते हैं। लेकिन लोगों का भरोसा तेजस्वी यादव पे बिहार में कुछ हद तक आया है। तो मुझे लगता है कि वो कन्वर्ट होगा कुछ सीटों पे। वो सीटें और नंबर्स कितने हो सकते हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि
पिछली बार के मुकाबले इस बार पिछली आरजेडी बार के तो जीरो परफॉर्मेंस थे, ऑलरेडी अच्छी जीरो होगी थे। तो इस बार यह है कि कम से कम जीरो तो नहीं रहने की जीरो नहीं उम्मीद होंगे, है। जी बिल्कुल। ये हो सकता है। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, जो हमने अपने इंट्रो में ही अपने व्यूअर्स से बोला भी था कि इस पर भी चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार की वो 5 बड़ी वजहें आपको कौन सी लगती हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ा? देखिए, दो की हम चर्चा कर लिए कि एक तो उनका नाम, उनकी अपनी चाहत थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनका नाम ही गायब कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस ने साजिश की। दूसरा, उनकी पार्टी खत्म हो रही थी, उनको ये डर था कि साहब इंटरनल सर्वे में उनका इंटरनल सर्वे था कि अगर हम जनाधार कम हुआ है उनकी पार्टी का और आरजेडी का बढ़ा है तो उन्हीं का कम हुआ है, तो इसीलिए आप देखिए वो बीजेपी के साथ जाकर के आ रहा। तीसरा, उनको पार्टी के टूटने का खतरा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आरजेडी हमारे लिए उतनी मुफीद नहीं है जितना हमारे साथ बीजेपी हमारे लिए ज़्यादा नेचुरल एलाई है। तो कुछ ऐसा सिचुएशंस बन रहे थे वहां पे, उनको ऐसा लगा। और चौथी, देखिए आप ये देखिए कि जेडीयू में आफ्टर नीतीश कुमार कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, इसीलिए आरजेडी भी चाहती थी कि उनके साथ जुड़े रहें ताकि बाद में वो पूरा जो वोट शेयर, वोट बैंक है ईबीसी और बीसी का है, वो कहाँ जाएगा भाई? नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी में कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, तो हर कोई वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी को देख रहा है कि आफ्टर नीतीश कुमार ये वोट शेयर कहाँ जाएगा। तो कई ऐसी वजह थी। नीतीश कुमार बहुत क्लेवर पॉलिटिशियंस हैं। एक चैप्टर ललन सिंह का है जो इस पूरी पिक्चर से आउट है, अभी फिलहाल कहीं जिक्र नहीं हो रहा ललन सिंह का। लेकिन जब ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए गए उस समय आरोप लगे कि वो 8 से 10 विधायक तोड़ना चाह रहे थे जेडीयू के और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। क्या तेजस्वी के उस बयान से इस बात को जोड़ा जा सकता है कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है? देखिए, अभी 2-3 चीजें चल रही हैं। अभी मान लीजिए मसलन कुछ विधायकों का इस्तीफा दिला दिया जाए, ठीक उसी तरह जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था, आपको याद है 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री, इस्तीफा दिला दिया जाए, बहुमत संख्या कम हो जाएगी, आराम से फिर आरजेडी क्लेम कर सकती है कि भाई हमारे पास नंबर्स हैं, हमको फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाए। कुछ लोग पार्टी तोड़ सकती है, भाई 45 नंबर्स हैं, उसमें से 1/3 अगर टूट गए जेडीयू के तो एक अलग गुट मिल जाएगा, जैसे शिवसेना और एनसीपी को महाराष्ट्र में मिला है, तो तब ये टूट सकती है। भाई 6 नंबर से तो कम है, 6 विधायक ही तो कम है इस समय उनके पास। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम का इंतजार किया जा रहा है और राइट टाइम पर देखते हैं आरजेडी क्या करती है। फिर कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला है और 2024 के अगर नज़रिए से देखें, बिहार लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें, 40 सीटें हैं। पिछली बार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के 39 सीटें जीती थी। पहले जैसी सिचुएशन ना तो भारतीय जनता पार्टी की और ना ही जेडीयू की है। आरजेडी ने थोड़ा बहुत कमबैक करने की कोशिश की है। देखना होगा कि ये जो नीतीश कुमार का दांव है या आरजेडी से हट करके अब जब बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है तो आने वाले इलेक्शन में इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।